देखो, आज जो हम लोग नया चैप्टर ले रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। नाउ, क्या होता है वर्किंग कैपिटल, क्या कंसेप्ट है, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। अभी अगर हम लोग बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं चैप्टर वर्किंग कैपिटल की, सबसे पहले समझो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, क्या होता है बताओ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड वर्किंग कैपिटल। मैंने एक वर्ड लिखा आपसे हमने, वर्किंग कैपिटल। क्या लगता है मीनिंग ऑफ वर्ड वर्किंग? हाँ, वर्किंग मतलब जो रोजमर्रा के खर्चे के लिए पैसा चाहिए, वो वर्किंग कैपिटल। मतलब ऐसा कैपिटल विच इज नीडेड फॉर डे टू डे वर्किंग, वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। और आप एक चीज समझना, अगर मेरे को बिजनेस रन करना है तो मेरे को हमेशा हाथ में क्या रखना पड़ेगा? वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है ऐसा फंड विच इज यूज फॉर डे टू डे फंडिंग ऑफ द बिजनेस। रोज की रोज जो बिजनेस की फंडिंग के लिए पैसा चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना? तो देखो आप लोग, द कैपिटल विच इज नीडेड to work on daily basis is known as working capital। मतलब ऐसा कैपिटल विच इज नीडेड टू वर्क ऑन डेली बेसिस उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और फिर देखो वर्किंग कैपिटल estimation and financing of working capital। तो वर्किंग कैपिटल में क्या क्या मेजर इंक्लूड है? एस्टिमेशन, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, डेटर्स का मैनेजमेंट, कैश का मैनेजमेंट और इन्वेंट्री का मैनेजमेंट। तो कैपिटल जो रोजमर्रा के काम के लिए चाहिए उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल मेनली क्या क्या इंक्लूड करता है? एस्टिमेशन, फाइनेंसिंग करना, डेटर मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट और इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अब इसमें पता है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट चैप्टर है, मतलब ये चैप्टर इन 4 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है मैनेजमेंट, एस्टिमेशन, फाइनेंसिंग। सेकेंड पार्ट है डेटर, तीसरा कैश, चौथा इन्वेंट्री। ये वाला पार्ट पता है अपन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे कॉस्टिंग में, डायरेक्ट मटेरियल में। ये सेम डिट्टो है, सेम है जो अपन ने डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा था ना सीए इंटर में, वो डिट्टो सेम है। मतलब आप इस बुक को ओपन भी करोगे तो वहां लिखा हुआ है रेफर चैप्टर 1 इन कॉस्टिंग डायरेक्ट मटेरियल। तो इन्वेंट्री वो का वही है जो अपन ने पढ़ा, बट ये ध्यान रखना इन्वेंट्री क्वेश्चन पूछे जाते हैं एफएम में, स्पेशली सीएम इंटर में। सीएम इंटर इन्वेंट्री के क्वेश्चन में एफएम पेपर देख रहा था, काफी क्वेश्चन इन्वेंट्री के मिले। और इवन सी इंटर में कॉस्टिंग में एफएम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब कॉस्टिंग का चैप्टर 1 एफएम में भी पूछा जाता है काफी बार। समझे बात को? तो अब अगर मैं बात करता हूं, इसको तो अपन लोग वहीं पढ़ लेंगे कॉस्टिंग के अंदर। जिसने पढ़ लिया वो ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा अपन कॉस्टिंग में पढ़ेंगे इसको। हम लोग यहां पर जो स्टार्ट करेंगे, पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे डेटर मैनेजमेंट से। अच्छा, वर्किंग कैपिटल का सब लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा होगा 11th 12th क्लास के अंदर, रेशियो के अंदर, कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या था? लायबिलिटी। और
इन सारे चैप्टर्स में, भले ही वो मैंने एस्टिमेशन फाइनेंसिंग हो, मैनेजमेंट ऑफ डेटर हो, मैनेजमेंट ऑफ कैश हो, मैनेजमेंट इन्वेंट्री हो, ये सब कहीं ना कहीं फोकस करते हैं। अपन देखो करंट एसेट मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, क्रेडिटर को मैनेज करना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे को क्रेडिटर से पैसा उठाना है, क्रेडिटर को पैसा देना है। तो हम लोग बात करते हैं मेनली किसकी, करंट एसेट के मैनेजमेंट की। और तीन मेजर कंपोनेंट है वर्किंग कैपिटल के, डेटर, कैश और स्टॉक। स्टॉक, डेटर, कैश, दीज आर द थ्री मेजर कंपोनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। बिल रिसीवेबल डेटर का पार्ट हो चुका है। तो पहला चैप्टर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्टिंग द चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, ठीक है ना। तो लगाओ हेडिंग फर्स्ट मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स, मतलब इसमें 4 पार्ट में डिवाइडेड है चैप्टर। तो पहला हेडिंग लगाओ मैनेजमेंट ऑफ डेटर्स। इसको डेटर बोल दो या मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स। इसको डेटर बोल दो या मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल, एक ही बात है। नाउ व्हाट आर डेटर, कौन होते हैं बताओ डेटर? जिससे हम पैसा मांगते हैं, मतलब डेटर मतलब जिससे हम, वही होता है जिससे हम पैसा, ये होता है डेटर। अच्छा बताओ, बात होती है सर डेटर को मैनेज करना कैसे, कि डेटर मैनेजमेंट में क्या होगा। अभी आप सोचो डेटर मैनेजमेंट क्या होगा इस चैप्टर के अंदर, मतलब क्या इस चैप्टर में क्या कंटेंट लगता है तुम लोगों को? आप लोगों ने बताया बिल्कुल नहीं पढ़ा, बट इस चैप्टर में क्या होगा बताओ, थोड़ा सोचो इसमें क्या होना चाहिए इस चैप्टर में, डेटर मैनेजमेंट में क्या होगा बताओ। व्हाट कुड बी द कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर, कि यहां से डेटर में ये होना चाहिए, बोलो। हाँ, गुड। सबसे इंपॉर्टेंट क्रेडिट पॉलिसी, आपके बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए ना भाई। आज मान लो कस्टमर आया, अच्छा ये क्लियर है कि आप बिजनेस, एक तो होता है बिजनेस कैश में करो, अब कैश में करोगे तो बताओ सेल कम होगी, और अगर बिजनेस किस पे करना चालू करो, क्रेडिट पे, तो फायदा क्या है क्रेडिट पे करने का? सेल कम हो जाएगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी ना। आपकी क्रेडिट पॉलिसी बहुत लिबरल है तो सेल क्या होगी, और क्रेडिट पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट है तो सेल कम हो जाएगी आपकी। आज मान लो आप बोलो भैया मेरी जो क्रेडिट पॉलिसी है वो इस तरह से, मैं कस्टमर को उधार पे सामान बेचता ही नहीं हूं, तो आपकी सेल कम हो जाएगी। आप अभी आप जब प्रैक्टिकल लाइफ में जाओगे, बिजनेस करोगे, मतलब हर बिजनेस के सामने सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो है डेटर से रिकवरी करना। हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना, कि तुमसे फीस निकलवाना। हाँ, है कि नहीं मिलन? अरे सबसे बड़ा चैलेंज तो ये ना बिजनेस के सामने, रिकवरी। और रिकवरी अगर आप ज्यादा स्ट्रिक्टली कर लो तो क्या हो जाता है, बैड डेट। किसी को बोलो मैं तो आता ही नहीं हुआ, इससे होता है ना। तो अब ये तो ठीक है, चलो पढ़ाई तो करना सबकी मजबूरी है, मेरे बिजनेस में बैड डेट फिर भी कम है, बट आप अगर कोई रूटीन ट्रेडिंग बिजनेस देखोगे, भाई मेरा एक फ्रेंड है उसका काम है स्पेयर पार्ट्स का, मतलब मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और उनका ये रबड़ बेयरिंग्स इनका वर्क है, साल का टर्नओवर है उनका मोर देन 100 CR का, बट एट अ टाइम मार्केट में 3 से 4 करोड़ रुपए आउटस्टैंडिंग पड़ रहते हैं। और ये आउटस्टैंडिंग है ना, तो वो हमेशा ही बोलते हैं कि इसमें वो प्रिपेयर्ड है, कम से कम 15% तो साल का बेड डेप होता ही है। अब तो क्रेडिट पे काम करना बंद करो, तो क्रेडिट पे काम करना बंद करो तो आपका कॉम्पिटिटर वो क्रेडिट पे काम करेगा, सेल कम हो जाएगी आपकी। और बिजनेस का चैलेंज क्या है, चैलेंज है कि आपका जो मार्जिन है वो 20%, मैक्सिमम मार्जिन 20 है। 20 तो बहुत ज्यादा बता रहा हूं मैं, मार्जिन कहां होता है 20%? आज बिजनेस, आज जैसे टीवी खरीदा मैंने, आज सोचो इस टीवी को जिस कंपनी ने डीलर को दिया होगा, आज मान लो एक कंपनी टीवी बेची है 50,000 रुपए, तो उस डीलर के पास 48-49 से कम पे नहीं आएगा टीवी। बट ऑनलाइन इतने प्लेटफॉर्म है, आज वो डीलर बोले मैं तो 50 के लेट 60,000 लूंगा, तो ऑनलाइन चेक करते हो, ऐसे ही होता है ना भाई। अपन कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, अपन सबसे पहले ऑनलाइन, आज कुछ भी सामान सबसे पहले ऑनलाइन चेक करते हैं, ऑनलाइन क्या रेट आ रही है। तो उसका मार्जिन बहुत बड़ा नहीं है, और उसमें भी कुछ बेड डेप हो जाए
पता है 2,000 रुपये कमाई है और उसमें अगर लेट से 4-5 टीवी क्रेडिट पे बेच दें, उधार बेड डेप हो गया, तो कमाई तो गई ना और कैपिटल घुस गया अंदर। समझे आप बात को? तो जनरली क्या होता है जब मैं डेटर, इसलिए आजकल लोग क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड, ये डीलर क्या करते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर देते हैं। बोले आप हमको तो इमीडिएट पैसा दो, आप बैंक को चुकाते रहना, बैंक रिकवर कर लेगा तुम लोगों से। तो जनरली क्या होता है, डेटर मैनेजमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, डेटर मतलब होता है बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी देखना। हमको फिक्स समझिए क्रेडिट पॉलिसी, भैया इस मैं 2 महीने क्रेडिट दूंगा। अब किसी को तो आप इंस्टेंट पेमेंट ले हो, किसी को 2 दे रहे हो, किसी को 6 दे रहे हो, किसी को 8 दे रहे हो, तो डिस्टर्ब हो जाएगा ना बिजनेस। तो डेटर मैनेजमेंट मेनली क्या करता है, बिजनेस की क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करता है कि अपने को उधारी कितनी देनी है मार्केट में। और इस चैप्टर में हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करना। ठीक है, तो लिखो, आप लिखो द डेटर, क्या चलो मैं इसमें पढ़ लेता हूं, इसी में नोट्स में गिवन है, आप सब इसमें ध्यान दे दो। मैनेजमेंट और रिसीव रेफर टू प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग ऑफ डेट और टू द फर्म बाय कस्टमर ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल, मतलब मैनेज करना उनको जो क्या है उधारी पे बेचा है। It is also trade credit management. The basic objective of management debtor is to optimize the return investment on these assets. सबसे ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिटर्न क्या हो, मैक्सिमाइज हो। लार्ज अमाउंट है टाइड अप इन रिसीवेबल, क्या मतलब बताओ इस लाइन का? बहुत बड़ा पैसा अगर किसमें ब्लॉक है आपका, डेटर में, देयर आर चांस ऑफ एंड द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन ऑन डेट। ऑन द कॉन्ट्री, इफ इन्वेस्टमेंट रिसीवेबल लो, द सेल में बी रेस्ट्रिक्टेड since the competitor may offer more liberal term. The management receivables is an important issue and require proper policy and their implementation. आई बात समझ में? आगे पढ़ते हैं। अब क्या क्या होता है एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ डेटर। अब है ना, आप एक चीज बताओ, मैंने आपको ये चीज बताई कि चलो डेटर मैनेजमेंट के अंदर अपने को इवेल्युएट करना है क्रेडिट पॉलिसी। अज्यूम करो मैं क्रेडिट पॉलिसी को इवेल्युएट करना चाहता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने ऐसा बोला 3 क्रेडिट पॉलिसी मेरे सामने, ए, बी और सी, ये 3 क्रेडिट पॉलिसी है। ए के अंदर मान लो मैं बोलता हूं 20 दिन का क्रेडिट दूंगा, दूसरी क्रेडिट पॉलिसी एनालाइज कर रहा हूं 50 दिन क्रेडिट की, और तीसरे एनालाइज कर 90 दिन क्रेडिट की। मतलब मेरे को इन तीनों में से बेस्ट सेलेक्ट करनी है। पहली पॉलिसी में क्या सोचा हूं मैं, कितने दिन उधार फेंकूंगा मार्केट में, 20 दिन का उधार दूंगा, फिर सोचता हूं 50 दिन उधार दूं, तो 90 दिन का उधार दूं। अब मैं 20 दिन का उधार देता हूं तो मान लो मेरी सेल होती है लेट से 10 लाख की। मैं 50 दिन का उधार देता हूं, मेरी सेल होती है 15 लाख की। 90 दिन का उधार देता हूं, मेरी सेल होती है 25 लाख की। अब आप बताओ उधार कितने दिन का देना चाहिए? 90 दिन का दो, सेल बढ़ाओ अपनी। मैंने फिर एक काम करता हूं, 180 दिन का उधार देता हूं, इसे होती है 70 लाख की, तो सर 180 दिन का उधार दो। अब मान लो मैं ऐसा बोलता हूं, मैं फ्री में पढ़ाता हूं, 5 बच्चे आते हैं, और पैसा लेके पढ़ाता हूं, 1 आता है, और मैं फ्री में ज्यादा पढ़ा, मैं सारे बैच फ्री में कर दिए मैंने, सेंटर में 500 बच्चे हो गए, तो फिर तो फ्री में पढ़ाना चाहिए मेरे को। हाँ, पढ़ाना चाहिए फ्री में? नहीं। हाँ, तो मैं वही तो बोल रहा हूं, कमाई है ही नहीं। हाँ हाँ, सोशल वर्क बोले सर, चैरिटी करते रहो आप। हाँ, चैरिटी करेंगे तो कैसे चलेंगे? हाँ, क्या तुम्हारी चैरिटी कर दो, सब टीचर छोड़ के भाग जाएंगे। बताओ, मैं फ्री में पढ़ाऊं, 500 बच्चे आते हैं, बट सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ना। मैं 180 दिन का उधार दे रहा हूं, 70 लाख की सेल हो रही है, तो सर मजा आ गया, 180 दिन का उधार दो। मैं काम करो 1 साल का उधार लो, ये सेल हो गई 1 करोड़ रुपए की, और बढ़िया। बट आप बताओ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होगा? सेल तो बढ़ता जा रहा है, सबसे बड़ा आपका वर्किंग कैपिटल अटक जाएगा ना, रोटेशन कैसे बिठाओगे बिजनेस में? दूसरी बात, बैड डेट, जितना उधारी ज्यादा होगी उतना बैड डेट का रिस्क बढ़ेगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो बैड डेट है,
दूसरा, आपका बहुत बड़ा अमाउंट टाइड अप हो जाएगा। टाइड अप मतलब ब्लॉक हो जाएगा। आज अज्यूम करें कपड़े की दुकान है, ठीक है ना, अपन एक एग्जांपल लेते हैं। एक कपड़े की दुकान है, मान लो उसका रैक पूरा फुल भरा हुआ था, ये रैक में पूरे में कपड़े पड़े हुए थे, ये पूरा इसका स्टॉक था, मान लो 50 लाख का स्टॉक है। एक कस्टमर गया, बोलता है मेरे को सामान उधार पे दो, 25 लाख का उधार पे सामान लेके चला गया। एक और कस्टमर है बी, बोले 20 लाख का सामान उधार पे लेके जा रहा, उसने दोनों को उधार दे दिया। अब एक नया कस्टमर है सी, बोले भाई वैरायटी तो बताओ। अभी बोलता है कि भैया देखो मेरे क्या हुआ क्या है कि वो ए कस्टमर बी को उधार लेके गए सामान, उन्हें बोला 1-1 महीने में पैसा दे देंगे वो। तो आप एक काम करना, 1 महीने बाद आप आना, उनका पैसा आएगा, मैं तब स्टॉक वापस खरीदूंगा, तब आके देख लेना। सुनो मेरी बात ध्यान से, मैंने क्या बोला कस्टमर ए को, मान लो 4 अगस्त को कस्टमर ए ले गया, 4 अगस्त को बी ले गया, शाम को सी आया 4 अगस्त को। मैं सी को बोलता हूं कि यार है ना देख, वो दोनों पेमेंट क्या करेंगे, कस्टमर है सी, मैं सी बोलता हूं देख ना, वो दोनों पेमेंट क्या करेंगे 1 महीने बाद देंगे, तो तुम्हें काम करना 1 महीने बाद आना, मैं तब स्टॉक वापस रख लूंगा, तब आके सामान ले जाना मुझसे। बताओ क्या सी कस्टमर वेट करेगा क्या? मैं तुमको ऐसा बोलोगे बेटा ये चैप्टर में पढ़ना बाकी है, तुम 10 दिन रुक जाओ, मैं पढ़ूंगा, फिर 10 दिन बाद तुमको पढ़ाऊंगा। तो अब बोलो सर ये क्या होता है, फिर आप भी हमारे साथ ही बैठ जाओ, है कि नहीं? ऐसे ही होगा ना। आप किसी कस्टमर को रोक सकते हो क्या? क्या आप कस्टमर बोलोगे तू वेट कर? बिजनेस को तो रोटेशन में रेगुलर चलाना पड़ेगा। अब आप मेरे को बताओ, इस दुकानदार के सामने दो होता है कि उधार भी देना है। आप समझो अगर आप उस दुकानदार की जगह हो, आपको उधार भी देना है और नए कस्टमर रिटेन भी करना है। अब बट ये अगर सामान लेके जाएंगे तो एक बार तो स्टॉक कम हो जाएगा आपका, तो आपको एक बार तो बिजनेस में फिर स्टॉक इनपुट करना पड़ेगा ना, तो पैसा कहां से लाओगे? पैसा कहां से लाओगे बताओ ना भाई आप। अब या तो आप उधार पे लो, या फिर तभी तो बिजनेस में बैंक से क्या करना पड़ता है अपने को, लोन लोगे आप, बैंक से ओडी लोगे। बैंक से ओडी ली, मान लो बैंक को 8% का ब्याज दिया, 8% सबसे मिनिमम रेट है ओडी की। बैंक से उधार लिया, कस्टमर को उधार दिया, ये रोटेशन ऐसे ही चलेगा। अब बैंक से उधार से स्टॉक रिफिल करोगे दोबारा, उनसे पैसा आएगा तो बैंक की ओडी चुकाओगे। बट अब आप बताओ जितना उधार ज्यादा दोगे उतनी इंटरेस्ट की कॉस्ट बढ़ेगी ना आपकी। भाई 8% इंटरेस्ट की कॉस्ट मान लो 20 दिन की है, और उसने अगर 15-20 दिन और डिले कर दिया तो इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका, समझे? तो पता चलेगा अपन ने जो कमाया मार्जिन वो तो इंटरेस्ट में रख दिया अपन ने। लॉजिक आ रहा है? तो अब अपन क्रेडिट पॉलिसी जब भी इवेल्युएट करते हैं, मेन एक तो अपने को देखना होता है बैड डेट का नुकसान क्या हो रहा है, दूसरा अपन क्या देखते हैं कि अपने को कॉस्ट क्या आ रही है फंड्स की, कि अगर मैं एक बार उधार पे देता हूं तो मेरे को इन द मीनवाइल स्टॉक मेरे को रिफिल करना पड़ेगा, तो इस मेरी फंड की कॉस्ट कितनी बढ़ रही है। या आप बोलो सर हमको बैंक से उधार लेना पड़ता, हमारे पास खूब पैसा है, तो आप भी तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके पैसा को लिक्विड तो रखता नहीं है, तो एक तरह से इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फंड्स की कॉस्ट बोल दो, इंटरेस्ट कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी ब्याज की क्या कॉस्ट लगनी है मेरे को, उसको सेल किया इसलिए मेरे को इतना पैसा देना पड़ रहा है ब्याज का। तो ये कुछ फैक्टर को एनालाइज करके हम लोग सेलेक्ट करते हैं बेस्ट क्रेडिट पॉलिसी। आई बात समझ में? अब आप देखो आगे बढ़ो। नाउ एस्पेक्ट क्या क्या है, द क्रेडिट पॉलिसी इज टू डिटरमाइन डिसीजन ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड, क्रेडिट टर्म एंड कलेक्शन एफर्ट इज इंक्लूडेड इन क्रेडिट पॉलिसी। इट इन्वॉल्व अ ट्रेड ऑफ, मतलब बैलेंस बिटवीन द प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल दैट आइज ड्यू टू क्रेडिट बीइंग एक्सटेंडेड ऑन वन हैंड एंड द कॉस्ट ऑफ कैरिंग दोस डेटर। क्या होता है इसके अंदर, बैलेंस किस किस का मेंटेन करना, प्रॉफिट ऑन, आप क्रेडिट बढ़ाओगे, प्रॉफिट ऑन एडिशनल सेल दैट अराइज ड्यू टू क्रेडिट बीइंग एक्सटेंड ऑन वन हैंड, जो आपको हुआ किस कारण, क्योंकि आपने उधार दिया, एंड कॉस्ट ऑफ कैरिंग दोस डेटर, उस डेटर को रखने की खर्चा, मतलब उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके उसका खर्चा कितना है, एंड बैड डेट ऑन द अदर। दिस सीक टू डिसाइड क्रेडिट पीरियड, कैश डिस्काउंट, अदर रिलेवेंट मैटर। बोलो आई बात समझ में? क्लियर है? अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, अभी जैसे जो बच्चे सीएमए इंटर बैंकिंग पढ़ रहे होंगे, आपने या जिनने नहीं भी पढ़ा वो समझो,
बैंक में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। आप शायद बैंक ऑडिट में भी पढ़ोगे अभी। और एक होगा पीए, परफॉर्मिंग एसेट। मैं आपको बताता हूं आज की तारीख में, पता है ऐसा पोजीशन है जो बैंक का मैनेजर है, मतलब अपन पहले बोलते हैं बैंक की नौकरी बहुत अच्छी नौकरी है। मैं भी कुछ दिन पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सुंदरवास की ब्रांच है, कुछ काम से वहां गया, तो बैंक का मैनेजर बोलता है मैं शाम को 7 बजे तक बैठा रहता हूं बैंक में, 8 बजे तक मेरी नौकरी चलती है। मैं क्यों? बोले सर 6 से 8 हमारा काम ही क्या है, सिर्फ रिकवरी। और हर महीने की लिस्ट है, वो अपनी जेब में ले घूमता है, और उसकी इतनी बड़ी टेंशन है अगर पैसा नहीं रिकवर होगा बैंक का, तो बोलता है मेरे सारे प्रमोशन रुक जाएंगे। अब पुराने मैनेजर ने को उधार दिया, बट जो बैंक का मैनेजर, उससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही क्या है? रिकवरी करना। और रिकवरी सबसे बड़ा चैलेंज आता है, क्योंकि उस ब्रांच के अंदर मेरे को बता रहा था कि इधर कच्ची बस्ती बहुत बड़ी है, जहां मेन जो एरिया है वो मुस्लिम एरियाज और लोअर बैकग्राउंड एरियाज है। अब वहां क्या होता है, रिकवरी करना इतना बड़ा चैलेंज है। अब या तो जावे रिकवरी करने, वो बेचारा, वो तो आदमी सीधा साधा रिकवरी करने जावे न, वहां 3-4 उसके जिसके घर गया 4-5 हट्टे कट्टे लोग आ जाते। ऐसे ही होता है ना रिकवरी। आप पैसा मांगते हो, किसी को अच्छा लगता है पैसा मांगना, तो वो कहता है मेरे सामने सबसे बड़ा चैलेंज लास्ट के 10 दिन में सिर्फ रिकवरी में लगा रहता हूं, बैंक का बिजनेस सेकंड हो जाता है मेरे लिए। और 30th को एवरी मंथ उसको रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, इतना रिकवरी किया। और इनकी बनती कोशिश होती है कि एनपीए नहीं होना चाहिए बैंक के अंदर। जितना बैंक का एनपीए बढ़ता है ना, उतना बैंक की क्रेडिबिलिटी लो होती है। मतलब आप ऐसे लोगों को उधार दे रहे हो जिनका क्रेडिट वर्दीनेस से कुछ नहीं है। समझे बात को? एनपीए मतलब क्या हुआ? आज जैसे मान लो मैं तुमको पढ़ा रहा हूं, अब बच्चे पास ही नहीं होंगे, तो क्रेडिबिलिटी मेरी खराब हो जाएगी ना धीरे धीरे। उसी तरह अगर बैंक लोन दे रहा है कस्टमर को और वो लोग पे ही नहीं कर रहे, रीपे नहीं कर रहे, अब बैंक के साथ पैसा दे रहा है बताओ कस्टमर को? खुद की जेब से पैसा नहीं, वो कस्टमर जो पब्लिक डिपॉजिट दिया वही तो आगे रोटेट कर रहा है बैंक। तो जब बैड डेब्ट्स होते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बैंक के साथ आता है, मैनेजर्स के साथ। और इसीलिए अभी तुम देखो प्राइवेट बैंक कितना एग्रेसिव है, फिर करते हैं कलेक्शन एजेंसी इन्वॉल्व करते हैं, एक सॉफ्ट रिकवरी टीम, हार्ड रिकवरी टीम, नोटिस देते हैं, घर पे आके बैठ जाते हैं मुस्टंडे। बैंक के एम्प्लॉय करते हो, कलेक्शन एजेंसी को पैसा कमीशन देते हैं। आजकल एक ऐप भी आ गई, मैं दूंगा तो क्रेडिट क्यू करके, इसमें आप सामने कस्टमर नंबर डाल दो जो पैसा नहीं दे रहा, ऑनलाइन उस कस्टमर को दिन के 1000 कॉल चले जाएंगे अलग 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 नंबरों से, पागल हो जाएगा एंड में। ये सब्सक्रिप्शन वाली ऐप है, आपका मान लो ऐसे कस्टमर है जो पैसा नहीं दे रहा, क्रेडिट क्यू करके ऐप है, आप उसमें उसका नंबर डाल दो, डिटेल डाल दो, बिल डाल दो, क्रेडिट क्यू कमीशन लेगी आपसे, एक सब्सक्रिप्शन चार्ज होता है। क्रेडिट क्यू ऐप क्या बोलती है, हम दिन के 1000 कॉल करेंगे कस्टमर को अलग अलग नंबर, कस्टमर पागल हो जाएगा, वो फोन काटेगा फिर दूसरे नंबर पर फोन बजेगा, फिर फोन काटेगा दूसरे नंबर पर फोन बजेगा, ऑटोमेटिक डिजिटल कॉल है सारे, और कंप्यूटर बोलेगा एआई के थ्रू। तो जब तक आप उसको बंद नहीं करोगे तब तक कस्टमर कॉल आता ही रहेगा। तो आजकल इवन ऐसे प्लेटफॉर्म भी है रिकवरीज के लिए। आई बात समझ में? तो क्रेडिट पॉलिसी के अंदर अब आप समझो, द क्रेडिट पीरियड इज जनरली स्टेड इन टर्म ऑफ नेट डेज। अब क्रेडिट पीरियड को लिखा कैसे आता है, मतलब क्रेडिट पीरियड जनरली आपको क्वेश्चन में मिलेगा नेट डेज के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, इफ फर्म क्रेडिट आर नेट 50 is expected customer will repay not later than net 50, मतलब कस्टमर कितने दिन में देंगे? 50 दिन में। फर्दर द कैश डिस्काउंट, ऑफर रेट ऑफ डिस्काउंट, ये सब तो ठीक है, बोलो। अब आप यहां एक पॉइंट पढ़ लेना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, द क्रेडिट टर्म मे बी एक्सप्रेस इन 3/50 नेट 60। मान लो ऐसा लिखा है, अपन अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको ऐसा बोलेगा कस्टमर ए को क्रेडिट दे रहे हैं 3/50 नेट 60 के फॉर्म में। आपको ऐसा गिवन है कस्टमर ए को क्रेडिट कैसे दिया अपन ने, मान लो ऐसा लिखा है कस्टमर इज गिवन क्रेडिट 1/10 नेट 20। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 1% का डिस्काउंट मिलेगा अगर पेमेंट कितने दिन में हो जाएगा, वरना विदाउट डिस्काउंट कितने दिन में पेमेंट करना है आपको? 1/10 नेट 20 मतलब क्या हुआ? 1% discount will be given if payment is made in 10 days, and with no discount you can pay in, अब मान लो ऐसा लिखा है 3/10 नेट 60, क्या मतलब होगा? 3% डिस्काउंट अगर पेमेंट कितने दिन में होगा?
वरना कितना क्रेडिट अलाउड है? 60 दिन, जिसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। तो अब आप देखो आगे क्या पढ़ा। 3/50 net 60 means that 3% discount will be given if customer pay within 15 days, and if he does not avail the offer he must make payment within, मतलब 60 दिन में फिर कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको। आई बात समझ में? अब वापस अपन 11 पे जाते हैं। अपन ने ध्यान है कंसेप्ट पढ़ा था कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का। व्हाट इज कैश डिस्काउंट बताओ। अब बताओ क्या बोला अभी 3%। अब अपन वापस जाते हैं 11 में। ध्यान है अपन ने कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट पढ़ा था। कैश डिस्काउंट क्या होता था? प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए डिस्काउंट मिलना और ट्रेड बुक्स में रिकॉर्ड। अभी यहां क्या बोला? 3% का डिस्काउंट मिलेगा और पेमेंट कितने दिन में होता है? वरना अलाउड कितना है? 60 दिन। अब यहां पे मैं आपको बताता हूं जिन लोगों का बिजनेस का टर्नओवर बहुत ज्यादा होता है, जैसे मोबाइल डीलर। अब मोबाइल डीलर में मार्जिन, मोबाइल का मार्जिन बहुत कम होता है। आज आप अगर उदयपुर के अंदर से जो अच्छी शॉप है फ्यूजन पैरागॉन, यहां देखो इनका मोबाइल का मार्जिन बहुत कम है, बट ये काम मेनली किस पे करते हैं? कैश डिस्काउंट पे। कंपनी से बल्क डील उठाते हैं और कंपनी को इंस्टेंट पेमेंट करके क्या लेते हैं? ये कैश डिस्काउंट। तो मार्जिन इनको अगर 2-3% भी कैश डिस्काउंट मिल गया, मान लो 50 लाख का सामान उठाया, 3% का कैश डिस्काउंट मिल गया, तो वो मार्जिन उनका वहां सेटअप हो जाता है फोन बेचने में। आई बात समझ में? क्लियर है बिल्कुल? ठीक है। अब देखो आगे एक बार डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आप आ जाओ, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो। क्वेश्चन नंबर 1, इसकी शीट अभी दे दूंगा मैं तुम लोगों को, ना। क्वेश्चन 1 पे आ जाओ। अच्छा, इसके पहले एक पॉइंट लिख देना तुम लोग। डेटर्स क्रेडिट पॉलिसी में लिख लो। मैं कुछ लिखवाया था अभी तक? कुछ लिखवाया? तो डायरेक्ट एक पॉइंट लिखो आप, डायरेक्ट डेटर टर्नओवर रेशियो। डेटर्स टर्नओवर रेशियो, है ना, indicates the pace with which किस से पेस से डेटर का रोटेशन हो रहा है, ये बताता है डेटर का टर्नओवर रेशियो। ट्वेल्थ में पढ़ा था डेटर टर्नओवर रेशियो, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ध्यान है नहीं ध्यान है? हाँ, सुना है वर्ड? ठीक है, क्या फॉर्मूला था बताओ। टोटल सेल नहीं, क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज रिसीवेबल। और एक मिनट सब लोग इधर, मान लो डेटर टर्नओवर 4 टाइम्स है। मान लो ऐसा लिखा है डेटर का टर्नओवर जो 4 टाइम है, मतलब साल में कितनी बार डेटर रोटेट होते हैं? मतलब साल में रोटेशन कितनी बार हो रहा है डेटर का? 4 बार। अब इसका मतलब क्या हुआ? डेटर रोटेट 4 बार हो रहे हैं, तो आपका एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? थ्री मंथ्स। समझे बात को? मतलब आप कितने टाइम में डेटर से पैसा कलेक्ट कर लेते हो? हर 3-3 मिनट डेटर पैसा कलेक्ट कर रहे हो। अपने पास टर्नओवर रेशियो गिवन है, मतलब कलेक्शन कितने टाइम में हो रहा है? एवरी 3 मंथ में पैसा मिल जाता है डेटर से हमको। इसी तरह मान लो बेटा अगर डेटर का नंबर 12 टाइम्स है, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कितना है? 1 महीना। समझे बात को? ये लिख लो एक बार सब लोग, नोटिंग कर लो इसको, ये काम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं एवरेज कलेक्शन पीरियड किसके बराबर होगा? अपॉन डेटर टर्नओवर रेशियो। ट्वेल्व मंथ ऑब्लिक 365 दिन अपॉन डेटर, दिस इज एवरेज कलेक्शन पीरियड।
कलेक्शन पीरियड को 12 महीने ऑब्लिक 365 दिन डिवाइड बाय, इसमें कोई डाउट? और एक और पॉइंट लिखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ देखो, इट मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ फंड्स कितना वैल्यू ऑफ फंड ब्लॉक्ड है डेटर्स में। टोटल वैल्यू ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन डेटर्स, मतलब कितना पैसा ब्लॉक है अपना डेटर्स में। कॉस्ट ऑफ डेटर इनटू रेट अपॉन 100 टू एवरेज कलेक्शन पीरियड, और मंथ्स में तो डिवाइड बाय 12, डेज में तो 365 दिन से डिवाइड कर दो। कर लिया कॉपी सबने? दोबारा समझाओ, कोई तकलीफ? सबने कर लिया कॉपी? ठीक है, ध्यान दो एक बार। अ ट्रेडर हुज करंट सेल आर इन द रीजन ऑफ 6 लाख पर एनम, एक ट्रेडर जिसकी करंट सेल कितनी है 6 लाख रुपए साल भर की, एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑफ 30 डेज, कितना कलेक्शन पीरियड है, वांट टू परस्यू अ मोर लिबरल पॉलिसी टू इंप्रूव सेल, मतलब और इजी पॉलिसी रखना चाहता है ताकि क्या बढ़ जाए। प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, कितने की सेल है 6 लाख, कितना कलेक्शन पीरियड है। अ स्टडी मेड बाय मैनेजमेंट कंसल्टेंट रिवील द फॉलोइंग, अब इंक्रीज इन कलेक्शन पीरियड, कितने दिन कलेक्शन बढ़ जाए, अभी कितना है, कितना हो जाए, अभी 30 है, कितना हो जाए, अभी 30 है, कितना हो जाए, अभी 30 है, कितना हो जाए, कितने दिन हो जाए। अगर 40 दिन हो जाता है तो 6 लाख की बजाय सेल कितनी हो जाएगी, 50 दिन होता है तो सेल कितनी हो जाएगी, 60 दिन होता है तो, और 75 दिन होता है तो सेलिंग प्राइस 3 रुपए, तो नंबर ऑफ यूनिट निकल जाएंगे। एवरेज कॉस्ट 2.25 रुपए और वेरिएबल कॉस्ट, अब एवरेज मतलब टोटल कॉस्ट और वेरिएबल कितनी है, मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी है 25 पैसे, भाई एवरेज कॉस्ट 2.25 है, वेरिएबल कितनी है मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी है। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हर लेवल पे क्या रहेगी बताओ, क्या सेल बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी क्या, फिक्स कॉस्ट, बट वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी नहीं होगी, होगी, है ना। करंट बैड डेट लॉस 1%, अभी कितना नुकसान हो रहा है सेल पे, बाकी दिख रहा है डिफॉल्ट एंटिसिपेटेड 1.5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 और 4, जैसे सेल बढ़ रही है बैड डेट बढ़ता जाएगा। रिक्वायर्ड रिटर्न ऑन एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज 20%, मतलब फंड क्या रेट पे मिलता है अपने को मार्केट से, मतलब एडिशनल इन्वेस्टमेंट और करेंगे तो 20% चाहिए अपने को, मतलब मार्केट से कॉस्ट इतनी है फंड्स की। अज्यूम 360 डेज अ ईयर, विच ऑफ द अबव पॉलिसी वुड यू रिकमेंड फॉर अडॉप्शन, कौन सी पॉलिसी आप रिकमेंड करोगे। ठीक है, एक दो क्वेश्चन कराऊंगा फिर सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न है, बिल्कुल इजी चैप्टर है, समझ आ जाएगा। तो लिखो आप लोग,
तो इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसी, तो ब्रेक हो गया ना तुम्हारा? होते क्या, अभी नीचे गए तो थे? हाँ, हो गया ब्रेक? हाँ, वैसे ही वो सेंट्रल तो एसएम क्लास है बाकी बच्चों की तो। ठीक है, 5 मिनट में क्वेश्चन कराता हूँ, है ना? प्रेजेंट कितनी पॉलिसी है? ए बी सी डी। टोटल सेल्स मार्केट विथ ए। चलो इस क्वेश्चन को फिर नेक्स्ट क्लास से करते हैं कंटिन्यू, है ना?